डेट है 5 जून 2024, जब काफ़ी डिलेस के बाद बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, जिसमें मौजूद हैं दो एस्ट्रोनॉट्स, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। 3, 2, 1, ignition. And liftoff of Starliner Atlas V, carrying two American heroes, drawing a line to the stars for all of us. ये मिशन लगभग 8 दिन चलने वाला था और इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 14 जून 2024 को वापस अर्थ पे आना था। लेकिन आज 60 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और ये एस्ट्रोनॉट्स आज भी स्पेस में फंसे हुए हैं। I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team, and figure out. चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बोइंग कंपनी की। देखिए, बोइंग कंपनी का स्पेस प्रोजेक्ट्स में पहले भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो नासा के अपोलो प्रोजेक्ट्स में कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना हो या इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में हेल्प करना हो। लेकिन ये पहली बार ही है जब बोइंग कंपनी ने कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसमें ह्यूमंस बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा ने बोइंग को लगभग $4.5 बिलियन असाइन किए हैं और इस मिशन का मेन पर्पस है इस स्पेसक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और सेफ्टी को स्पेस में जाके चेक करना और डेटा इकट्ठा करना, ताकि इन फ्यूचर इसके डिजाइन को और ज्यादा रिलायबल बनाया जा सके। इससे पहले एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए नासा काफी ज्यादा रिलाई कर रहा था रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल मतभेद के चलते नासा अपनी रिलायबिलिटी घटाना चाहता था रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट बोइंग को दिया। इससे पहले डेमो पर्पस के लिए बोइंग ने स्पेस में भेजा था बोई ओएफटी को 2019 में, जो कि एक फेलियर साबित हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद 2022 में बोइंग ने दूसरे स्पेसक्राफ्ट बोई ओएफटी 2 को स्पेस में भेजा और ये एक सक्सेस साबित हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता हुआ सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाया, जिसके बाद ही शेड्यूल करा गया पहली क्रू फ्लाइट टेस्ट को। फिर चलिए देखते हैं क्या हुआ बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट के साथ। 5 जून को ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जब एस्ट्रोनॉट सोने जाने वाले थे, तभी जमीन पे मौजूद फ्लाइट कंट्रोलर कुछ गड़बड़ डिटेक्ट करते हैं। यहाँ फ्लाइट कंट्रोलर डिटेक्ट करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के प्रपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक हो रहा है और इसी को मैनेज करने के लिए वो 2 हीलियम मैनिफोल्ड्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में 28 में से 6 स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स वहीं बंद हो जाते हैं। अब इसी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हीलियम एक तरह की नोबल गैस होती है जो स्पेसक्राफ्ट में यूज की जाती है फ्यूल टैंक को एक्यूरेट प्रेशर देने के लिए, और इसके अलावा ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के इंजन को क्लीन करने में भी हेल्प करती है। ये एक तरह की नॉन फ्लेमेबल, नॉन रिएक्टिव और बहुत ज्यादा हल्की गैस होती है, जिसकी वजह से इसको स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हीलियम स्पेसक्राफ्ट के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को कूल रखने के लिए और किसी लीक को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को स्पीड और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये स्पेस में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्टेबल रखने में भी हेल्प करता है। वापस आते हैं स्पेसशिप के ऊपर। देखिए, ये लीक बहुत कम मात्रा में हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट कंट्रोलर अलाउ कर देते हैं स्पेसशिप को डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन के साथ। डॉकिंग एक तरह का मेथड होता है जिसमें एक स्पेस व्हीकल को दूसरे स्पेस व्हीकल या दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसी के बाद उन दोनों हीलियम मैनिफोल्ड्स को भी ओपन कर दिया जाता है, जिसको लीकेज की वजह से पहले बंद कर दिया गया। मैनिफोल्ड्स एक तरह का पाइप या सिलेंडर होता है जो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद होता है, जिसमें हीलियम गैस को कंटेन किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट के डॉकिंग के जस्ट बाद ही एक और सिनेरियो सामने आता है जिसमें चौथी बार हीलियम लीक हो रही होती है। इसके बाद नासा और बोइंग दोनों मिलकर कॉन्टिन्यूअस स्टडी कर रहे थे कि एग्जैक्ट रीजन पता चले इस हीलियम लीक के पीछे, और इसी के साथ साथ दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी अपना काम एज यूजुअल कर रहे थे। उनको लगा था ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी लीकेज की वजह से उनके वापसी आने के प्रोसेस को बार बार पोस्टपोन करा गया और आज 60 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और वो आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। अब ऐसे में सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में स्पेसशिप को अनडॉक करके अर्थ में वापस लाया गया तो क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीलियम गैस डायरेक्ट इफेक्ट करती है स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को। तो अगर ऐसी सिचुएशन में स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लाया गया तो थ्रस्टर्स के ढंग से ना काम करने की वजह से या तो स्पेसक्राफ्ट वहीं पे ब्लास्ट कर सकता है या फिर एक हार्ड लैंडिंग हो सकती है। हार्ड लैंडिंग से मेरा मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट बहुत जोर से जमीन पे आके गिरेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। अब इतने दिन से बोइंग और नासा कॉन्टिन्यूअस सॉफ्टवेयर अपडेट और दूसरी इन्वेस्टिगेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए।
जिसकी वजह से इतने दिन स्पेस में फंसे होने के कारण इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की मसल लॉस और बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं हमारे पास इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पे लाने के। अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व ना किया जा सका तो नासा के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो है एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी। 18 अगस्त को स्पेसएक्स कंपनी का क्रू 9 मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाने वाले। और ये स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से साइज में थोड़ा सा बड़ा है और इसमें कैपेसिटी है कि 2 और एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठ सकते। वैसे तो ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं होने वाला है, लेकिन नासा स्पेसएक्स को जरूर रिक्वेस्ट कर सकता है इसको एज अ रेस्क्यू ऑपरेशन बनाने के लिए। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना ज़्यादा आसान होने नहीं। किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में शिफ्ट करना स्पेस में। हाल फिलहाल में नासा के पास कोई हार्डकोर प्लान तो नहीं है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, पर एज पर द डेटा हम समझ सकते हैं कि एक स्पेसशिप से दूसरे स्पेसशिप में जाने के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को सेम ऑर्बिट में अलाइन करना पड़ेगा और उनको प्रेशर के साथ एक दूसरे के साथ डॉक करना पड़ेगा, जिसके बाद ही एक एस्ट्रोनॉट दूसरे स्पेसक्राफ्ट में जा पाएगा। वहीं बोइंग बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि किसी और से इस प्रोजेक्ट में हेल्प ली जाए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बोइंग अपनी जेब से लगभग 1.5 बिलियन का लॉस कर चुका है इस प्रोजेक्ट में, और इसके बाद अगर किसी और कंपनी से हेल्प ली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा बोइंग कंपनी के, जिसके बाद उनके इन फ्यूचर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब लास्ट में हम यही होप करते हैं कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट अर्थ पे सही सलामत जल्द से जल्द वापस आए।